नमस्कार प्यारे साथियों, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, यदि आपने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया तो आपका एक भी प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यदि आप मुझसे विश्वास मानते हैं तो आप उसको अच्छे से आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। और आप सभी से एक विनम्र रिक्वेस्ट और रहेगा, यदि आप नए चैनल पर व्यक्तित्व के रूप में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए साथियों, टॉपिक पर आते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं पृथ्वी की संरचना के बारे में। वास्तविकता में हम कहते हैं पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अंडे के समान है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए। कुछ ने कहा पृथ्वी नाशपाती की तरह होती है। तो अब पृथ्वी जो होती है साथियों, इस पर दो प्रकार के भाग होते हैं। जो ऊपर का जो हिस्सा है, मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाता जाऊंगा। जो ऊपर के भाग होते हैं इनको हम पेंजिया कहते हैं। और ध्यान रखिए, जो बीच का भाग होता है इसको पैंथालासा कहते हैं। पेंजिया जो होते हैं, एक होता है उत्तरी पेंजिया और एक होता है दक्षिणी पेंजिया। इन दोनों पेंजियाओं से स्थल मंडल का निर्माण होता है। और जो स्थल मंडल का निर्माण होता है वही हमारे महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। और यदि मैं बात करूं जो पैंथालासा है, पैंथालासा जो है उससे हमारे सागरों का निर्माण होता है, अर्थात महासागरों का निर्माण होता है। और महासागर कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहीं पर एक बिंदु मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कर्क रेखा से ऊपर का भाग होता है उसको अंगारा लैंड कहते हैं। और कर्क रेखा से नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। अब ये रेखा, पहले मैं बता दूं कि ये रेखाएं क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, पृथ्वी के जो 0 डिग्री के समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपका? मैंने कहा 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यही प्रश्न आ जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। और यदि कुल अक्षांश बिंदु की बात करें तो हमारे एक होता है उत्तरी बिंदु और एक होता है दक्षिणी बिंदु। तो कुल अक्षांश बिंदु 181 होते हैं। ध्यान रखिए, प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। दशमलव में कुछ बिंदु आ जाते हैं, 111.18 कुछ बिंदु, अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा विवरण है, परंतु 111 किलोमीटर होती है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं। और ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये समय निर्धारण नहीं करती हैं, किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं। और प्रत्येक अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी है उसको हम काउंट करते हैं गोरे नामक इकाई से। और इनके जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये रेखाएं कभी समानांतर नहीं होती हैं। बिंदु को समझने का प्रयास करिएगा। और ध्यान रखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम के बीच की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समय निर्धारण का कार्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, जो मानक समय है भारत का वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। जबकि ग्रीनविच मानक समय जो है वो हमारा ग्रेट ब्रिटेन से, लंदन से लिया गया है।
हमारे भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। जैसे हम पूर्व की ओर आते हैं तो पूर्व के हिस्से में हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आगे जाता है और पश्चिम की जो ओर जाने पर वो पीछे जाता है। मुझे उम्मीद है ये बिंदु क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने इस डायग्राम में एक मुख्य बिंदु लिखा है, बीच में होती है 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, इसको दूसरा नाम देते हम विषुवत रेखा। इससे ऊपर 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और उससे ऊपर 66.1/2 डिग्री पर आपका आर्कटिक रेखा होती है। उसी प्रकार नीचे यदि हम आ जाएं 23.1/2 डिग्री साउथ में तो मकर रेखा होती है और अंटार्कटिक रेखा होती है 66.1/2 डिग्री साउथ में। तो इनके अध्ययन से हम पूरा मैप का अध्ययन करके चलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी बताया कि हमारा महासागर 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो ध्यान रखिए, महाद्वीप जो हैं 7, उनको क्षेत्रफल के अनुसार किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका है, छठवें नंबर पर यूरोप है और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और यहीं पर मैं बात करूं जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार भी पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर यूरोप है, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिणी अमेरिका और छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ चला गया जनसंख्या में। तो साथियों, जनसंख्या के आधार पर अंटार्कटिक महाद्वीप में कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा महाद्वीप जो है बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ मात्र केवल एक पॉलमर द्वीप होता है जो बर्फ से खुला हुआ है। आज जो मैं बिंदु लेके चलूँगा वो अंटार्कटिक महाद्वीप को ही लेकर के चलूँगा। साथियों, पूरा इसको आप अच्छे से सुनते जाइए और फाइनली डायग्राम की ओर भी ध्यान रखिएगा। यदि आपने कवर किया, मैं गारंटी देता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इतना विश्वास से मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने क्लास में पढ़ाया वो सब बच्चों को प्रश्न प्राप्त होते हैं, तो आप भी उन प्रश्नों को क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से कॉपी पर मेंशन अवश्य करते जाइएगा और लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, जिससे साथियों को जोड़ सकें आप। तो मैंने कहा ये हो गए हमारे महाद्वीप, और यहीं पर यदि मैं बता दूं आपको महासागर कितने हैं, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है, आंटी ने आकर कहा। मैंने लिखा था प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है, आंटी ने आकर कहा। इसका अर्थ होता है सबसे पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर आंटी का मतलब अंटार्कटिक और आकर मतलब आर्कटिक महासागर। समझ रहे हैं आप। तो ये एक छोटा लॉजिक है, इससे आपको ये कवर हो जाएगा। मैंने अभी एक बिंदु बोला था, कर्क रेखा से ऊपर के भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। और यहीं पर अगर कर्क रेखा से ऊपर की बात करें तो देखो उत्तरी अमेरिका आता है हमारा, यूरोप आता है और यूरेशिया अर्थात एशिया और यूरोप का कुछ भाग आता है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों महाद्वीप कहाँ पर होते हैं? कर्क रेखा से ऊपर। अब आपने देखा एशिया में हमारा भारत आता है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। उसका मैंने आपको लॉजिक बताया था, पति गिरा छम छम बारिश में। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, छम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर या कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। ध्यान रखिए, झारखंड के रांची जो कि सबसे नज़दीक माना जाता है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने वही बताया, कर्क रेखा से ऊपर के भाग को अंगारा लैंड और जबकि नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारे जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत है उसको गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में हम काउंट करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है, नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिक आते हैं।
मुझे उम्मीद है ये सब याद हो गया होगा। एक जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको आप यदि अच्छे से कवर किया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले तो हम महाद्वीपों को लिख देते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपने महाद्वीपों को देखा, अंटार्कटिका को नहीं लिखा, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव के समीप है, वहाँ से कोई रेखा गुजरती नहीं है। तो साथियों मैंने लॉजिक लिखा है आम 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 3 बार, कभी कभी और कभी, दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा एशिया जिसमें कुछ यूरोप का विभाग आता है, इससे 3 रेखाएं गुजरती है, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। यदि अफ्रीका की बात करूं, एक ऐसा महाद्वीप जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। और यदि उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका की बात करूं तो मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप में आर्कटिक रेखा और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा, ये गुजरती हैं। इनको याद रखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैंने लॉजिक बनाया इसीलिए आपके लिए। तो साथियों मुझे उम्मीद है जितना मैंने इधर कवर अप में लिया वो आपकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न क्या बनता है कि बताइए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनके मापने की इकाई क्या है? गोरे नामक इकाई है। क्या है? गोरे नामक इकाई है। यदि आप लोगों को ऐसा बिंदु आता है तो अक्षांश रेखाओं का, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा था तो उसमें एक वीडियो होगा, उसको आप देखिएगा, लगभग 40 मिनट का वीडियो है। वहाँ मैंने इसका और गहराई से विस्तृत अध्ययन कराया था वहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो मैंने बिंदु बताया ये आपकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहीं से हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। और साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है टैथिस सागर, आपने देखा होगा। तो ये पैंथालासा का जो हिस्सा होता है, वास्तविकता में कि यहाँ पूरा सागर था। टैथिस सागर से ही उत्पत्ति हुई है हमारे हिमालय पर्वत की, जो आज एक वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। और हिमालय जो पर्वत है इसकी सबसे ऊँची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि ब्रिटेन ने नया आंकड़ा दिया है। और इससे पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी। तो साथियों नेपाल में है ये, और नेपाल में है तो इसीलिए इसको हम सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं, क्योंकि इसका उदय जो है वो सागर से हुआ है, वो भी टैथिस सागर से। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, हैविंग हर्श के द्वारा। तो आइए जो बिंदु है, आज हमारा एक कॉन्टिनेंट लेकर के चल रहे हैं, वो है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एक आध प्रश्न इससे अवश्य बनता है, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि प्रश्न आपको प्राप्त हो सके, जिससे परीक्षा में कोई प्रश्न न बचे, क्योंकि इसमें हर प्रश्न का समावेशन लेकर के चल रहे हैं। कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकें, वही हमारा माध्यम रहता है। हम ये इधर मेंशन क्यों करते हैं? मेंशन करने का कारण ये है कि जिससे आपको वो कम समय में जानकारी प्राप्त हो। यदि मैं बिंदु को लिखूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाता है साथियों, इसीलिए पहले से मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा अंटार्कटिक महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, अर्थात एक प्रकार से निर्जन महाद्वीप है। निर्जन का मतलब है यहाँ पर एक बिंदु वीरान महाद्वीप है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्राणी नहीं रहता है, मात्र केवल पेंगुइन पक्षी और एक ध्रुवीय भालू जिसे पोलर बियर कहते हैं, ये प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। तो ध्यान रखिएगा, इसके मैंने कुछ उपनाम मेंशन किए हैं, ध्यान रखिए। पहला मैंने उपनाम कहा कि श्वेत महाद्वीप। श्वेत क्यों कहा? श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। मात्र एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है पॉलमर प्रायद्वीप, जो एक साइड से खुला रहता है, अर्थात यहाँ पर काफी समय तक अंधेरा रहता है, सूर्य की प्रकाश जो है यहाँ पर नहीं आ पाता है। दूसरा मैंने कहा गतिशील, अर्थात ये गति के समान होता है, अर्थात कुछ न कुछ गति करता रहता है, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैंने कहा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकों ने अपने केंद्र खोल रखे हैं, और यहाँ पर भारत की ओर से सर्वप्रथम 1981 में SD कासिम के नेतृत्व में एक टीम गई थी शोध करने के लिए कि वास्तविकता में क्या यहाँ पर जीवन संभव है।
तो उन्होंने जब देखा यहाँ का टेम्परेचर जो है बोस्टन नामक स्थान पर -91 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कैसे जीवन संभव है, इतने कम टेम्परेचर पर व्यक्ति कैसे रह पाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ वैज्ञानिकों ने अपना खोज करना प्रारंभ किया, इसीलिए हमने कहा विज्ञान को समर्पित या वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 3 केंद्र बनाए, जिसमें पहला केंद्र आता है दक्षिण गंगोत्री। 1984 में यह केंद्र बनाया, परंतु वर्तमान की स्थिति को यदि हम देखें तो ये नष्ट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की ओर से एसजी कासिम के नेतृत्व में यहाँ पर टीम गई थी और उसी टीम के माध्यम से सबसे पहला केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था 1984 में। उसके बाद मैत्री बनाया 1989 में। कुछ पुस्तकों में साथियों 1987 भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेना। मुझे जो जानकारी है 1989 है। तो मैत्री केंद्र जो है ये 1989 में बना है और भारतीय केंद्र जो है ये 2012 में बना है। तो ध्यान रखिए, प्रश्न कभी आ जाए कि बताइए सबसे पहला केंद्र कौन सा था, तो दक्षिण गंगोत्री, और प्रश्न आ जाए कि नवीनतम केंद्र कौन सा है, तो भारतीय केंद्र जो है वो नवीनतम केंद्रों के अंतर्गत आता है। और एक प्रश्न यहाँ पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया, बताइए निम्न में से कौन सा केंद्र अंटार्कटिक महाद्वीप पर नहीं है, तो हिमाद्री केंद्र जो है ध्यान रखिए ये अंटार्कटिक पर नहीं है, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर पर है। कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर पर। और ध्यान रखिए यह प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। तो आगे बढ़िए साथियों, मैंने कहा आशा का द्वीप, वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ आशा है, कुछ न कुछ यहाँ डेवलप किया जा सकता है। निर्जन मतलब कोई भी जन नहीं है, वीरान का मतलब यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, मात्र केवल मैंने बताया आपको कि यहाँ पर केवल पेंगुइन पक्षी और ध्रुवीय भालू केवल 2 ही यहाँ पर विराजमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ 2 प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, एक होती है लाइकेन और एक होती है माश। ये 2 प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है जो हमारे पर्यावरण के लिए या पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य करती है, वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है, क्योंकि लाइकेन और फर्न से ही किसका निर्माण होता है, कोई बता सकता है? लाइकेन किसका बना होता है? तो लाइकेन शैवाल और फर्न का बना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लाइकेन जो होता है ये हमारे प्रदूषण के लिए घातक होता है, या हमारे लिए या वातावरण के लिए घातक माना जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अब यहाँ पर बात करते, उपनाम हमारा हो गया। सर्वप्रथम यहाँ पर खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बात करूं मैं खोज की, तो अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज करने वाला व्यक्ति कैप्टन कुक था, जिसने 1773 में ये महसूस किया कि यहाँ पर एक कुछ द्वीप है, और बाद में जाके ये महाद्वीप में तब्दील हो गया, क्योंकि फेबियन वेलिंगसोसन जिन्होंने पहली बार अंटार्कटिका पर 1820 में कदम रखा था। दोबारा नाम सुन लीजिए, मैंने कहा कैप्टन कुक ने खोज किया, और ध्यान रखिए कैप्टन कुक और तस्मान ये वही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के समीप पहुंचे थे या ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, समझ रहे हैं आप। और यहीं पर न्यूजीलैंड की खोज करने वाला भी कैप्टन कुक और तस्मान को कहा जाता है, ये पहुंचे थे। और दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? एमंडसेन है। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी है। तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कैप्टन कुक था, जिसने 1773 में किया। परंतु यहाँ कदम रखने वाला व्यक्ति अंटार्कटिका की बात करूं तो फेबियन वेलिंगसोसन है, जिसने 1820 में पहली बार कदम रखा था। और यहीं पर प्रश्न की बात करूं कि भारत की ओर से वह व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अंटार्कटिका पर कदम रखा था, तो उनका नाम था रामचरण, जिन्होंने 1960 में पहली बार इस पर जाकर के कदम रखा था। ध्यान रखिए ये जो है ना दक्षिणी ध्रुव के समीप है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति या खोज करने वाला व्यक्ति एमंडसेन जो कि नॉर्वे के थे, ये दक्षिणी ध्रुव पर 1911 में पहुंचे थे। यदि बात करूं मैं यहीं पर भारत की ओर से, तो गिरिराज सिरोही जो कि हमारे गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं।
तो अंटार्कटिका से संबंधित जो प्रश्न अभी मैं बोल रहा था इनको समझते जाइएगा और अपनी डायरी में मेंशन अवश्य करिएगा। ध्यान रखिए साथियों, अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है जो है लाइकेन। इसीलिए मैंने कहा लाइकेन और मास नामक यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और दक्षिणी जो ध्रुव है वहीं पर अभी वैज्ञानिकों ने अपना एक केंद्र और खोला, शोध किया वहाँ पर जाकर के कि साहब हमारा जो वातावरण है इसमें गर्मी क्यों पैदा हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत पर वहाँ शोध किया उन्होंने कि ओजोन परत में जाकर के देखा उन्होंने छिद्र हो चुका है, वो छिद्र हो गया। इसी कारण जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी तक आ जाती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर जब आती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देती हैं और हमारे वातावरण में गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण यही है। इसीलिए पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों को दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है और पेड़ लगाने का आग्रह किया है जिससे हम अपने पर्यावरण को मेंटेन कर सकें। आपने इस बार वन रिपोर्ट देखा, उसमें भी वनों में प्रतिशतता में वृद्धि आई है। तो बात करें आगे साथियों इसी पर, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, देखो यहाँ पर्वत भी है और एक पर्वत जो है उसका नाम है क्यूनमोड पर्वत। कौन सा है? क्यूनमोड पर्वत। और क्यूनमोड पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है विंसन मैसिव। क्या है? विंसन मैसिव। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। क्यूनमोड पर्वत जिसकी ऊंची चोटी का नाम है विंसन मैसिव। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत भी है। ज्वालामुखी पर्वत जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट एयरब्रुस। क्या है? माउंट एयरब्रुस नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और ध्यान रखिए वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाया जाता है। बाकी सब जगह ज्वालामुखी पर्वत मैं आपको बताऊंगा और आपको मेंशन कराता जाऊंगा कि कहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा साथियों। एक यहाँ पर 2016 में रॉस सागर प्राप्त हुआ, जो प्रश्न RAS में पूछा गया राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न अच्छा है क्योंकि देखो लगातार हम उनका अध्ययन करते जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रश्न प्राप्त हो रहा है। तो 2016 में रॉस सागर जो कि समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है और ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये भी कहाँ पर प्राप्त हुआ? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। तो मुझे उम्मीद है इतना जो प्रश्न मैं अभी बता रहा हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर हवाएं भी चलती हैं साथियों, और जो हवाएं हैं उनका नाम है ब्लिजर्ड हवाएं। कौन सी हवाएं चलती हैं? ब्लिजर्ड हवाएं। पॉलमर द्वीप के बारे में मैं बता चुका हूं, एक मात्र प्रायद्वीप है जो कि बर्फ से खुला हुआ है। यहीं पर ध्यान रखिएगा सबसे जो ठंडा स्थान है वो बोस्टन है, जिसका टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस है, 95 डिग्री सेल्सियस, जो कि मिनिमम टेम्परेचर है। और यदि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो ध्यान रखिए -33 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पर मैक्सिमम तापमान पाया जाता है। और एक मनुष्य के शरीर का स्वस्थ तापमान अगर देखें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको यदि हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये अपना यूपी टेट की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए कन्वर्जन के रूप में आया है ये प्रश्न। एक बिंदु और मैं आपको बता दूं, इस महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले सागर को दक्षिणी महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको ये पूरा बिंदु एक बार बिंदुवार याद हो जाए साथियों। यदि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझे बताइएगा, और कमेंट के माध्यम से बताने के साथ साथ आप इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए व्यक्तित्व के रूप में आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार मेरी लगातार जो करंट जीके है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसके अलावा जो मैथ है, मेरा रीजनिंग का क्लासेस हैं, का लगातार श्रृंखला आता रहेगा साथियों। कारण क्या है? लगातार क्लास रहती है हमारी ऑफलाइन, उस वजह से जो समय मिलता है मैं आप सभी के लिए उस समय को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों देखने के लिए, और इसी प्रकार आप जुड़े रहिएगा, भविष्य को उज्जवल बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।